नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम जो है हमारा जो पहला बुक है पॉलिटिकल साइंस का, वो हमने ख़त्म कर लिया था। इससे पहले मैंने आपको जो आपका 9वां या फिर 7वां आपका अध्याय था, उसका नाम था ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। तो वो जो है हमने समझ लिया था इससे पहले वीडियो में। तो वहाँ पे हमारा जो पहला बुक है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और वीडियो बहुत दिनों से आ नहीं रहा था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा भी जो है मैं कुछ कोर्स करवा रहा हूँ। जैसे आपके पास अगर हिस्ट्री का हो तो आप हिस्ट्री का भी देख सकते हो। ठीक है, फिजिकल, ज्योग्राफी और तो आप हिंदी का भी देख सकते हो। तो इन सब के कोर्स करवाने के चक्कर में जो है आपकी वीडियो आ नहीं रहे थे। तो आज से आपके रेगुलर वीडियो आएंगे। सभी जो आपके सिलेबस है या फिर सभी जो आपके चैप्टर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम दूसरे बुक की तरफ आ चुके हैं। पहला बुक आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके जो वीडियो होते हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले से 7 तक। ठीक है, पहले से लेकर 7 तक 7 चैप्टर आपके हैं, वो सभी आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आज हम अपने दूसरे बुक का पहला अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है, यानी चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो चैप्टर का हमारा नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ठीक है, इसका ये पार्ट 1 है। मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर बहुत ही लेंथी है, बहुत ही थोड़ा लंबा है। तो इसको मैं 2 पार्ट में समझाऊंगा। ठीक है, 2 पार्ट में इसको मैं समझाऊंगा। और मैं आपको बता दूं, ये मेरा चैप्टर बहुत ही फेवरेट है, तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके में समझाऊंगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, और ये हमारा न्यू कोर्स चल रहा है जैसा कि आपको पता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और देखो, आप हमारे चैनल पे आओगे तो वहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा सब्सक्राइब का। इसको आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये आप काम कर लोगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। आप ये देख रहे हो, ये सभी कोर्स हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इन सभी कोर्स के वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगे। ठीक है, आज से आपको पॉलिटिकल साइंस के भी वीडियो मिलेंगे। इससे पहले आपको वीडियो नहीं मिल रहा था, तकरीबन 1 महीना हो चुका है वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था इस सब्जेक्ट का। आज से मैं रोज अपलोड करूंगा। ठीक है, जिससे आपका कोर्स खत्म हो जाए और आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ पाए। ठीक है, देखो, आपका कोई भी सवाल रहता है, कोई भी क्वेरी रहता है, तो आप मुझसे यहाँ पर इंस्टाग्राम पे आकर पूछ सकते हो। ठीक है, यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर नेम लिखा हुआ है। ऐसा आप सर्च करोगे तो हमारा प्रोफाइल सेक्शन ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी हमारे यूट्यूब चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, ताकि आप यहाँ से डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सको। ठीक है, ये सभी काम आप यहाँ पे देख सकते हो। और आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी यूजर नेम आप ध्यान रखना। तो आगे चलते हैं। और देखो, आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, इसको ज्वाइन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। इस पे आपको विभिन्न प्रकार के नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, और आपका जो अभी मिड टर्म स्टार्ट होने वाला है सितंबर महीने में, तो उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ जो आपका मिड टर्म है उसमें आपके जो है इस बुक के पहले चैप्टर और दूसरा चैप्टर, ये 2 चैप्टर आपके इस बुक से आ रखे हैं। ठीक है, ये आपके करवाने हैं इतने। मिड टर्म में आपके टोटल 9 चैप्टर आएंगे, 7 आपके प्रथम बुक में से और 2 चैप्टर आपके दूसरे बुक में से। ठीक है, तो ये सभी हम कंप्लीट करवा देंगे। हमारे ग्रुप का नाम है A.K NCERT स्टडी पॉइंट। ये आप सर्च करोगे टेलीग्राम ऐप पर तो इस प्रकार से ग्रुप ओपन हो जाएगा, इस पे आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, टेलीग्राम ऐप और ये जो ग्रुप है इसके अंदर, ये आप इसमें ज्वाइन हो जाना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें आपको बहुत ही फायदा होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो, आपका जो प्रथम बुक था इसका नाम था समकालीन विश्व राजनीति। ठीक है, जब मैंने आपको पहला चैप्टर कराया था 2 ध्रुवीयता का अंत इस बुक से, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप ये जो बुक पढ़ रहे हो, इस बुक का नाम ये क्यों रखा गया है और बाकी इस बुक में आप क्या पढ़ने वाले हो, मैंने आपको वहाँ पर पहले चैप्टर में बता दिया था बिल्कुल विस्तार से। ठीक है, तो देखो, हमारा ये बुक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको फिर बताता हूँ कि इस बुक में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो आप अगर बुक को समझ लोगे कि बुक के अंदर
मतलब कैसे आपको पढ़ना है, तो आप थोड़ा आसान ही लगता है। ठीक है, देखो इस बुक का नाम था समकालीन विश्व राजनीति, यानी समकालीन को हम दो शब्दों में तोड़ के देखते हैं। पहला होता है हमारा सम, ठीक है, या समान भी कह देते हैं, और दूसरा होता है कालीन, यानी समान समय, यानी जो वर्तमान समय हमारा चल रहा है उसमें विश्व की किस प्रकार से अभी राजनीति है विश्व में, तो वो इसमें आप पढ़ चुके हो। ठीक है, इसमें आपके टोटल जो है ये सभी अध्याय थे जो मैंने आपको करा रखा है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देख लूंगा, आप एक बार दे दूंगा, वहां पे आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो आप वहां पे देख लोगे तो आप सभी वीडियो देख सकते हो। देखो इसमें आपका पहला चैप्टर था दो ध्रुवीयता का अंत, ये मैंने आपको करा रखा है। ये सभी टॉपिक जो है ना ये बोर्ड एग्जाम ने आपके लिए इस वर्ष निकाला है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग है, उन्होंने जो है आपकी सिलेबस, आपका जो सिलेबस है वो निकाला है। दूसरा आपका अध्याय है सत्ता के समकालीन केंद्र, ये मैंने आपको करा रखा है। तीसरा आपका अध्याय है समकालीन दक्षिण एशिया, ये मैंने आपको करा रखा है। चौथा आपका करा रखा है, पांचवा करा रखा है, छठा और सातवां, ये सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं। ठीक है, तो ये बुक हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, वैसे पिछले अध्याय में हो गया था जब हमने वैश्वीकरण को समझा था। ठीक है, तो आज से हम अपना नया बुक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। आप इस बुक का थोड़ा सा अर्थ समझो। देखो स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, आज़ादी। भारत क्या है, एक देश है। में का मतलब क्या होता है, उसके अंदर। और राजनीति का मतलब होता है पॉलिटिक्स। ठीक है, यानी क्या समझे, यानी देखो भारत देश जो है वो जब आज़ाद हुआ, ठीक है, आज़ाद जब हुआ और उसके बाद से लेकर अभी वर्तमान समय तक भारत की राजनीति कैसी है और आज़ादी के समय भारत की राजनीति कैसी थी, उसी को हम पूरे इस बुक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूरा हमारा फोकस भारत के राजनीति के ऊपर इस बुक में होने वाला है। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये है। ठीक है, ये हमारा बुक है, तो इसमें हम सिर्फ इंडिया का पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। पहला हमारा बुक था उसमें हमने पढ़ा था पूरे विश्व का, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ इंडिया का। ये आप दो फर्क समझ सकते हो, पहला अलग था, दूसरा अलग है। ये हमारा वर्ल्ड लेवल पे था, यानी विश्व लेवल पे था, और ये हमारा भारत लेवल पे है। ठीक है, दोनों का मतलब आप समझ जाना। और ये फोटो आप देख सकते हो, ये बुक के ऊपर है आपके पास भी ऐसी बुक होगा एनसीईआरटी का। तो देखो इसमें आप यहाँ पे देखोगे तो ये फोटो है संविधान जब लागू हो रहा था तब का, ये विभाजन के समय का था। ठीक है, ये नाथूराम विनायक गोडसे का फोटो है, ये संविधान का है। ठीक है, ये जनता का है, ये जनता बगावत करती है, आपातकाल का है, और ये महात्मा गांधी का। ये सभी फोटो आपके इस बुक पे मिलेंगे। ठीक है, ये फोटो भारत की राजनीति को दर्शाते हैं कि जब भारत को 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को भारत देश आज़ाद हुआ था, तब उसके राजनीति में कैसा बदलाव था या कैसी राजनीति थी, और अब कैसी राजनीति है, इसी को हम इस बुक में पढ़ते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो मैं आपको बुक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बुक का मीनिंग पता होगा तो आप चैप्टर को समझ लोगे। अगर आपको बुक का अर्थ समझ नहीं आएगा तो आप चैप्टर को समझने में आपको परेशानी होगी। ठीक है, तो आप इन चैप्टर को समझें। अब हम बात करते हैं। देखो पहला आपका जो बुक है उसमें आपने पूरे विश्व का राजनीति समझा था, पूरे विश्व का। ठीक है, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, भारत हो गया, सभी की राजनीति आपने यहाँ पर समझा। ठीक है, सभी का आपने समझा। लेकिन जो आपका दूसरा बुक है इसमें आप सिर्फ भारत की राजनीति पढ़ोगे। यहाँ आप विश्व में देख सकते हो, ये भारत आपको दिख रहा होगा, इसको जूम करोगे तो ऐसा दिखेगा। तो ये जो है भारत की राजनीति आप इसमें समझोगे, पूरा फोकस भारत के ऊपर ही इसमें होने वाला है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो इसमें आपके टोटल कौन से चैप्टर हैं, जो आपका जो दूसरा बुक है इसमें आपके टोटल ये सभी चैप्टर्स दे रखे हैं इस बार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो जो आपका पहला चैप्टर है उसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। आप जो है ये डाउनलोड कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम के, मतलब आप अपने बोर्ड के वेबसाइट से। ठीक है, तो ये आपका जो है चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और दूसरा आपका चैप्टर है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ये 8 चैप्टर आपके इस बुक से आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये बहुत ही इजी चैप्टर, ज़्यादा कुछ है नहीं, आप इसमें सिर्फ भारत की राजनीति पर समझोगे। ठीक है, वैसे इजी है मेरे हिसाब से, बहुत ही इजी है,
आप इसको समझ लोगे तो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इसको पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। देखो, राष्ट्र निर्माण की चुनौती का मतलब यही है कि जब भारत देश आजाद हो गया, ठीक है, तो उसके सामने क्या क्या चुनौतियां आई। ठीक है, चुनौतियां क्या क्या आई, आप इसका अर्थ समझो। देखो, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, राष्ट्र का मतलब क्या है, भारत। निर्माण का मतलब क्या होता है, निर्माण करना। चुनौतियां मतलब होता है चैलेंज। यानी जब भारत देश आजाद हो गया तो उसके सामने क्या क्या चुनौतियां थी, उन्हीं को आप इसमें समझोगे। ठीक है, ये इस पाठ का अर्थ है, समझ रहे हो। ये है राष्ट्र का मतलब भारत, निर्माण का मतलब निर्माण होना, चुनौतियां का मतलब होता है चैलेंज। यानी भारत देश जब आजाद हो गया तो उसके सामने क्या क्या चुनौतियां आई। ठीक है, भारत ने कैसे निपटारा किया उस चुनौतियों का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का वहां पे क्या भूमिका है, उसका मतलब यहाँ आप समझोगे। पूरा अध्याय इसी के ऊपर है, भारत के ऊपर। ठीक है, ये तो मैंने आपको इस अध्याय का अर्थ समझाया है। देखो, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपको चैप्टर समझ में आ जाए तो वीडियो कितना भी लंबा हो काम चल जाएगा। ठीक है, आप वीडियो लंबा हो ऐसा मत देखो, आप ऐसा समझो हमारा मकसद है आपको पढ़ाने का और आपको समझ में आए ये। अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहा है तो हमारा जो वीडियो बनाने का मेहनत है वो वसूल हो जाता है। ठीक है, देखो इसमें आपका टॉपिक जो है आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग वो क्या है, नए राष्ट्रों के लिए चुनौतियां, जिसमें हमारी 3 चुनौतियां थी। ठीक है, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। विभाजन के लिए, विभाजन जो था उसका परिणाम क्या हुआ, रियासत जो था हमारा रजवाड़ा, ठीक है, रजवाड़े जो बोलते हैं उनको, उनका जब एकीकरण हुआ था उसकी समस्या क्या थी, सरकार का यहाँ दृष्टिकोण या नजरिया क्या था, हैदराबाद जो है ये शामिल नहीं हुआ था रियासत में, मणिपुर नहीं हुआ था, इन सभी का जो पुनर्गठन था वो दोबारा रियासत में हो गया। तो ये टॉपिक आपके बन जाते हैं। आप ये तो जो था मैंने आपको पीछे बताया, ये तो आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग है, उन्होंने आपका सिलेबस बनाया है। अब इसे मैंने अपने लैंग्वेज में जो है आपके लिए टॉपिक बनाया है, इस बुक का पूरा कंप्लीट। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट टॉपिक है, इन्हीं टॉपिक को आप समझोगे इस अध्याय में। पूरे टॉपिक को आप ध्यान से देख लो, ये टॉपिक है, टोटल आपके 17 टॉपिक है, इन सभी को हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, तो देखो वीडियो हमारा 2 पार्ट में आएगा। ये हमारा पहला वीडियो जो आप देख सकते हो, थंबनेल को आपने देख लिया होगा, तो उसमें ये हमारा है पहला पार्ट। पहले पार्ट में हम जो है सिर्फ 8 टॉपिक को पढ़ेंगे, समझ रहे हो, 8 टॉपिक को पढ़ेंगे। पहले से लेकर 8 जो टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन टॉपिक को हम यहाँ पे समझ लेंगे। और जो 9वें से लेकर 17 तक जो टॉपिक हैं, इनको हम सेकंड पार्ट यानी अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इसको पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। देखो हमारा जो चैप्टर है इसका पहला टॉपिक है। ठीक है, पहला टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ। टोटल टॉपिक आपने यहाँ पे देख लिया था, 17 टॉपिक थे टोटल। तो हम पहले टॉपिक को पढ़ेंगे सबसे पहले। देखो, पहला हमारा टॉपिक है नेहरू जी का प्रसिद्ध भाषण। ठीक है, प्रसिद्ध भाषण। देखो नेहरू जी जो हैं उनका भारतीय राजनीति में बहुत ही बड़ा योगदान है, और भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, वो नेहरू जी थे। ठीक है, 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर 1964 में जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को बनाया जाता है प्रधानमंत्री। फिर उनका 1966 में मृत्यु हो जाता है। ठीक है, फिर ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ देखो ये जो है इनकी भूमिका सबसे ज्यादा है। अब यहाँ हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक हमारा है नेहरू जी का प्रसिद्ध भाषण। आपको मैं बिल्कुल विस्तार से और बिल्कुल आराम से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल चैप्टर इजी लगे। तो देखो हमारा जो पहला टॉपिक है इसको हम समझ लेते हैं। पहले टॉपिक का पहले अर्थ समझो। देखो पहला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है, नेहरू जी का प्रसिद्ध भाषण। तो इसका मतलब क्या है कि ये कोई भाषण होगा कि जो एक इंटरव्यू है, कुछ ऐसा भाषण होगा जो नेहरू जी ने कहा होगा। तो ये क्या है, देखो जब 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को भारत देश आजाद हुआ था तो नेहरू जी ने जो है संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक प्रसिद्ध भाषण दिया था। ठीक है, यह भाषण बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, बहुत ही पॉपुलर हुआ था। ठीक है, तो इस भाषण को हम याद रखने के लिए 2 नाम से जानते हैं। पहला हमारा नाम है इंग्लिश में और दूसरा है हिंदी में। हिंदी में हम इसे कहते हैं भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं तृष्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, तो हिंदी में हम इसे ये कहते हैं, आप ध्यान रखो, आप नोट्स बना के लिख सकते हो, नोट्स आप बना लो
बहुत ही इजी है, ठीक है, वैसे आसान है, और इंग्लिश में हम इसे ये कहते हैं, ठीक है। देखो जब मैं क्लास 12th में था तो मेरा जो सबसे फेवरेट चैप्टर था इस बुक का वो यही चैप्टर था। दूसरे बुक का मेरा पहला जो चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये मेरा बहुत ही फेवरेट चैप्टर था, ठीक है। और एक फेवरेट और था जिसका नाम था लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, जिसे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट भी कहते हैं चैप्टर को। तो ये दो चैप्टर मेरे बहुत ही फेवरेट थे, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका पहला चैप्टर है पूरा भारत की राजनीति, आज़ादी का जो समय है वो बताता है, ठीक है। अगर आपके पास इतिहास का सब्जेक्ट हो और उसके अंदर जो आपका एक तरह आधुनिक इतिहास का जो आपका किताब है उसमें आपका 13वां चैप्टर होगा महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। तो ये चैप्टर और जो आपका 15वां चैप्टर है संविधान का निर्माण, एक नवीन युग या एक नए युग की शुरुआत, ये दो चैप्टर यहाँ हो गए आपके इतिहास के, आधुनिक इतिहास के बुक्स, ठीक है। और एक आपका ये हो गया, यानी तीनों चैप्टर एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल कनेक्टेड हैं। कौन कौन से? हिस्ट्री के जो आपका आधुनिक इतिहास का बुक है उसका 13वां चैप्टर, 15वां चैप्टर और पॉलिटिक्स के दूसरे बुक का पहला चैप्टर, ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब आप हिस्ट्री का जब चैप्टर पढ़ोगे तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या समझा कि जो नेहरू जी थे, जब देश हमारा आज़ाद हो गया था 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को, आधी रात को हमारा देश आज़ाद हो गया था, तब नेहरू जी ने जो है आधी रात को ना कहूँ तो मैं सुबह के समय, यानी रात भी नहीं था और सुबह भी नहीं था, इसी को कहते हैं मध्य रात्रि, यानी बीच का समय। तो इसी समय देख रहे हो आप, थोड़ा सा अंधेरा आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ नेहरू जी भाषण दे रहे हैं और यहाँ सब जनता है, आप फोटो में देख सकते हो, ऊपर थोड़ा सा अंधेरा भी है, यानी ये मध्य रात्रि का समय है। तो जो नेहरू जी है वो संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक प्रसिद्ध भाषण दे देते हैं, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी और हिंदी में कहते हैं भाग्य व दूसरे चिर प्रतीक्षित भेंट, ठीक है। आप इसको ध्यान रखना, नोट्स बना के आप समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियां। देखो जब हमारा राष्ट्र निर्माण, यानी जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ, जब भारत बन गया था, तैयार हो गया, आज़ाद हो गया, तब इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत ही सारी चुनौतियां थी, लेकिन उसमें 3 चुनौती को हम प्रमुख मानते हैं क्योंकि वो चुनौती बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। वो 3 चुनौतियां क्या थी वो आप आगे समझो, ठीक है। देखो आपके जो 3 चुनौतियां वो कौन कौन से हैं। पहला तो है एकता के सूत्र में बांधना, ये हमारा पहला चुनौती है। इसका मतलब क्या है, आपको पता होगा जो भारत देश है ये एक विविधता वाला देश है, ठीक है, यहाँ वैरायटी बहुत है। इसका मतलब क्या, मान लो यहाँ जो भारत है यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग हैं, ठीक है, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग व्यवस्था को मानते हैं, अलग अलग विचारधाराओं को मानते हैं, अलग अलग हैं, यानी ये कह सकते हैं कि भारत एक विविधता वाला देश है। तो यहाँ जब इतने जाति के लोग हैं, ठीक है, इतने लोग हैं, इनको जब एकता के सूत्र में हम बांधेंगे तो ये भी प्रमुख चुनौतियां हैं। अगर इसे हम एकता के सूत्र में नहीं बांधेंगे तो कुछ लोग कहेंगे हमें अलग देश चाहिए, कुछ कहेंगे हमें अलग देश चाहिए, हमें अलग राजनीति चाहिए, लोकतंत्र, ठीक है। ये सभी एक तरह से इनको सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांधना ही एक प्रमुख चुनौती था भारत के निर्माण के समय। दूसरा हमारा है लोकतंत्र स्थापित करना, ये हमारा बहुत ही प्रमुख चुनौती था, लोकतंत्र को स्थापित करना भारत देश के अंदर और पूरे समाज का भला हो, ठीक है। ये 3 चुनौतियां था हमारे सामने, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो आपका तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है द्विराष्ट्र सिद्धांत, ठीक है। द्विराष्ट्र सिद्धांत ये क्या है, ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, तो यहीं पे आप अर्थ समझ लो। देखो द्विराष्ट्र का मतलब है 2 राष्ट्र, 2 राष्ट्र मतलब 2 देश, ठीक है। ये क्या है तो आप टॉपिक में समझो, यहां आपको समझ नहीं आएगा, आगे आप समझो। देखो द्विराष्ट्र सिद्धांत बहुत ही इजी है, इसमें कुछ नहीं है। द्विराष्ट्र का मतलब होता है 2, राष्ट्र मतलब होता है देश, यानी 2 देश, ठीक है। अब 2 देश की मांग किसने की वो आप समझो। देखो एक मुस्लिम लीग था जो 1906 में बनी थी और ये मुस्लिम के हितों के रक्षा के लिए बनी थी, ठीक है। द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है ये मुस्लिम लीग ने दी थी
1906 में ये बना था। ये तो जो आप मुस्लिम लीग देख रहे हो, ये 1906 में बना था। ये जो है मुस्लिम के हितों के रक्षा के लिए बना था, उनके रक्षा के लिए, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने जो है द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था, और मुस्लिम लीग ने ये कहा था कि जो इंडिया है, जो भारत है, वो दो कौमों का देश है, ठीक है। इन्होंने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की। किसने? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई मुसलमानों के लिए अलग देश बना दो, ठीक है, वो यहाँ नहीं रहेंगे, उनको एक अलग देश चाहिए, उनको अलग देश में भेजो। लेकिन जो कांग्रेस थी, इन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ना ना ना, अलग देश हम नहीं बनाएंगे, बहुत ही नुकसान है, ऐसा कांग्रेस ने कहा, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, आगे आप समझो। देखो, फिर जो है देश का विभाजन हो गया, ठीक है, पाकिस्तान और भारत अलग हो गए, ठीक है, 1947 के समय, है ना। देश का विभाजन ही हमारा चौथा टॉपिक है। आपको मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो, भारत जो देश आपको यहां से दिख रहा है, पहले ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हो, यहां से देखो आप, ये जो आप यहां देख रहे हो, ये पूरा इलाका जो है इधर से, ये पूरा भारत, ये भी यहां से आप मानो, यहां से आप मान सकते हो, ये पूरा भारत होता था, ठीक है। लेकिन 1947 में क्या हुआ कि यहां पर मुस्लिम की संख्या सबसे अधिक थी, और यहां पर मुस्लिमों की संख्या सबसे अधिक थी। ये पहला जगह था और ये दूसरा जगह था। यहां मुस्लिम सबसे अधिक थे, ठीक है, मुस्लिम बहुत ही अधिक थे। तो क्या हुआ कि एक तरह से सभी ने सोचा कि जो है यहाँ पर मुस्लिम अधिक हैं, यहाँ पर अधिक हैं, तो ऐसे में इसको अलग देश बना दिया और इसको अलग बना दिया, ठीक है। तो ये पाकिस्तान बन गया, और इसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं पूर्वी पाकिस्तान। पता है क्यों? देखो, ये पहले यहाँ पे चेक किया गया कि यहाँ पे अधिक मुस्लिम है, ठीक है, मुस्लिम की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम अधिक थे और यहाँ पे अधिक थे। तो ऐसा सोचा गया, ऐसा किया गया, उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ पे अब इनको उठा के यहाँ तो डाल नहीं सकते, या इनको यहाँ नहीं डाल सकते, तो ऐसा किया गया कि एक यहाँ पाकिस्तान बना दिया गया, इसे हम कहते हैं पश्चिमी पाकिस्तान, और इसे हम कहते हैं पूर्वी पाकिस्तान। तो उस समय दो पाकिस्तान बनाए गए थे। फिर इसे जो है ये पूर्वी पाकिस्तान, इसे 1972 में बांग्लादेश बना दिया गया था। अब ये वर्तमान समय में इसको हम बांग्लादेश कहते हैं, ठीक है। उस समय ये दो पाकिस्तान बने थे, पश्चिमी और पूर्वी। बाद में 1972 में ये बांग्लादेश हो गया। बहुत ही विस्तार से बता रहा हूं आपको टॉपिक। तो देखो, पांचवा टॉपिक है हमारा विभाजन की प्रक्रिया, यानी विभाजन की क्या क्या प्रक्रिया थी। जो आप देख रहे हो ये मैप में, ये दो बन गए, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। ये जो दो बन चुके हैं, इनमें प्रक्रिया क्या थी, यानी कैसे बने हैं, तो ये आप समझो। इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है चैप्टर का। ये चैप्टर बताऊं आपको तो इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, और आपका मिड टर्म जो आएगा उसमें इसमें से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिड टर्म में बहुत क्वेश्चन आएंगे अब इस चैप्टर से, और इस चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दूंगा जल्दी ही, ताकि आपको मिड टर्म में ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। देखो, विभाजन की प्रक्रिया क्या थी। देखो, यह फैसला हुआ था कि जो भूभाग है उसको अब इंडिया के नाम से, जिसको इंडिया के नाम से जाना जाता है, उसे हम इंडिया के नाम से नहीं जानेंगे। क्या माना गया? ऐसा माना गया कि हम उसे हम इंडिया के नाम से नहीं जानेंगे, ऐसा जो है माना गया था। और बहुत ही एक तरह से मैं आपको कहूँ तो एक तरह से कष्टदायक वो समय था, है ना। देखो, ऐसा फैसला हुआ था कि जो भूभाग है उसको, जो अभी जो भूभाग आपको पूरा दिख रहा था, इसे हम इंडिया के नाम से जानते थे, लेकिन अब हम इसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के नाम से हम जानेंगे, क्योंकि बंटवारा हो चुका है, ठीक है। यह विभाजन जो दर्दनाक भी था, ठीक है, फैसला करना और अमल लाना बहुत ही, मतलब अमल करना बहुत ही कष्टदायक था। यह तय किया गया था कि जो धार्मिक बहुसंख्या है उनको विभाजन का आधार बनाया जाएगा, ठीक है, और जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे उन इलाके को हम जो है पाकिस्तान बना देंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा थे और यहाँ पे ज़्यादा थे, तो इन्हें हम बना दिए पाकिस्तान, और जो बच गए वो भारत में ही रह गए, ठीक है, वो भारत में रह गए। यानी आप ऐसे समझो, ये पाकिस्तान है पूरा, और यहाँ पर एक ये पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान।
ये पूरा बीच में भारत है। तो यहाँ मुस्लिम अधिक थी, यहाँ मुस्लिम अधिक थी, यहाँ पे हम बना दिए इसको पाकिस्तान और इसको पाकिस्तान, और बाकी जो बच गए जाति के वो सब भारत के अंदर आ गए। यह बात जो है वो थोड़ी आसान पड़ती है, लेकिन असल में इनमें बहुत ही किस्म की दिक्कतें थी। ठीक है, उस समय हिंसा हुई, क्रूर हिंसा हुई, बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा बैठे। ठीक है, अब देखो विभाजन की समस्या क्या थी। यानी विभाजन तो हो रहा था तो उसमें कुछ समस्याएं होंगी। क्या क्या समस्या थी? देखो, विभाजन के समय जो प्रमुख समस्याएं थी वो आपके सामने 8 समस्याएं हैं। पहला क्या है, मुस्लिम पूरे देश में थे तो बंटवारा करना जो है आसान नहीं था। पूरे देश में मुस्लिम थे तो किसी भी तरह यहाँ से मुस्लिम हटे और यहाँ गए, यहाँ गए। ठीक है, 80 लाख शरणार्थी लोग जो है वो अपना घर छोड़ के चले गए। ठीक है, ऐसे 2 इलाके थे जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे। कहाँ कहाँ? एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों इलाकों को मिलाकर जोड़ना बहुत ही मुश्किल था, मुमकिन नहीं था। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका जगह दिख रहा है और ये आपका जगह दिख रहा है, यहाँ पर मुस्लिम की संख्या सबसे अधिक थी तो इनको हम यहाँ नहीं ला सकते हैं। जैसे यहाँ समझो, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब ऐसा तो नहीं है कि इनको यहाँ ले आएंगे, इनको यहाँ ले आएंगे, है ना, बीच में पूरा भारत ही है। तो 2 पाकिस्तान बना दिया गया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ताकि वहाँ के मुस्लिम यहीं रहेंगे और यहाँ के यहीं रहेंगे, दोनों हटेंगे नहीं। दोनों इलाकों को जोड़ना बहुत ही मुश्किल था। सभी मुस्लिम पाकिस्तान जाने के लिए तैयार भी नहीं थे। वो बोल रहे थे हम ना भाई, हम नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना, हम यहीं रहना है। ठीक है, तो बहुत ही मुश्किल था। पंजाब और बंगाल नाम के कुछ इलाकों में मुस्लिम ज़्यादा थे। फिर वह जिले के आधार पर बंटवारा हो गया। ठीक है, जिले के आधार पर उनको बांट दिया गया। अल्पसंख्यकों की समस्या थी। चंद घंटों में जो है देश खाली करने की समस्या आ गई। कहा गया, आदेश दिया गया कि चंद घंटों में देश खाली कर दो, ऐसा आदेश आ गया। बहुत ही दर्दनाक स्थिति था वो। ठीक है, आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखोगे उसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक होगा, उतना हमको नहीं समझना है। जो आपके सिलेबस में है और जो मैं आपको करा रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ सभी क्वेश्चन इसी चैप्टर के अंदर से आएंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करा रहा हूँ आपको। 7वां हमारा टॉपिक है विभाजन के समय, यानी विभाजन के क्या क्या परिणाम हुए। अब आप समझो, ये पूरा इलाका भारत था। ठीक है, यहाँ से आप देखो, ये पूरा यहाँ से ये भारत था। अब 2 पाकिस्तान बन चुके हैं, एक यहाँ पर बन गया और एक यहाँ पे बन गया। ये 2 पाकिस्तान बन चुके हैं। तो ये 2 पाकिस्तान बन गए तो क्या क्या इसके परिणाम हुए तो वो समझो। ठीक है, विभाजन तो हो चुका है लेकिन इसके कुछ परिणाम भी होंगे। देखो, 2 देश हमारा बन चुका है, पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान। बंटवारा हो चुका है, सभी लोग जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्या क्या परिणाम हुआ। देखो, विभाजन के दौरान जो है वो सांप्रदायिक हिंसा हुई, बहुत ही क्रूर हिंसा हुई। विभाजन के दौरान अचानक स्थानांतरण हो गया। ठीक है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए। विभाजन के दौरान लोगों को मजबूरन शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा। ठीक है, शिविर में रहना पड़ा। और विभाजन के दौरान महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, जबरदस्त एक तरह जबरदस्ती जो है शादी हुई उनकी। ठीक है, हत्या किया गया, बलात्कार हुआ। विभाजन के दौरान जो है संपत्ति का बंटवारा भी हो गया। विभाजन के दौरान जो है लगभग मैंने आपको बताया था 80 लाख लोग जो है अपने घर छोड़ के चले गए। जो यहाँ रहते थे वो यहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए, सब जो है एक दूसरे से उधर उधर चले गए। कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो 80 लाख लोग जो है वो अपने देश को या फिर अपने जगह को छोड़ के चले गए। ठीक है, ये कुछ परिणाम हुए थे। अब हम बात करते हैं आज़ादी के दौरान महात्मा गांधी जी। ठीक है, इनकी अब मैं आपको बताऊं तो महात्मा गांधी जी का जो है हमारे देश को आज़ाद करवाने में सबसे अहम भूमिका इनकी रही है। इन्होंने बहुत तरह के आंदोलन चलाए। अगर मैं कहूँ, ये अगर जो है आंदोलन नहीं चलाते तो आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता। इन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे। अगर आप इतिहास के बुक में देखोगे, आधुनिक इतिहास का 13वां चैप्टर जो कि आपका है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें आप जो है महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ोगे। वो पूरा महात्मा गांधी जी के ऊपर ही रहने वाला है। तो देखो, इन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे। जैसे मान लो खेड़ा आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया। ठीक है, और तो और बहुत सारे आंदोलन थे। तो इन सभी आंदोलन में पॉपुलर एक आंदोलन था जो 1942 में चलाया गया था, जिसे हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन।
ये आंदोलन बहुत ही प्रसिद्ध था और इसी आंदोलन के कारण जो है अंग्रेज देश छोड़कर गए। अगर ये महात्मा गांधी जी जो है ये आंदोलन नहीं चलाते तो आज हमारा देश आजाद नहीं होता। ठीक है, तो इनकी सबसे अहम भूमिका है। और आज आप देखोगे आपके पास जो पैसे होंगे, जो पैसे होते हैं, जो रुपया होते हैं, उनमें इनका फोटो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इनका फोटो आपको देखने को मिलेगा पैसों पे, क्योंकि इनकी भूमिका सबसे अधिक है देश को आज़ाद करवाने में। ठीक है, तो देखो आज़ादी के दौरान जो महात्मा गांधी जी थे, इनका क्या माहौल था, ये क्या कर रहे थे उस समय, ये समझो। देश तो इन्होंने आज़ाद करवाया, इनकी भूमिका सबसे अधिक थी। नेहरू जी की भी थी, पटेल जी की भी थी। उन्होंने रजवाड़ों को एकीकरण किया, 565 रियासतें थी उस समय, उनको भारतीय संघ में शामिल किया। तो देखो महात्मा गांधी जी का उस समय क्या माहौल था। देखो महात्मा गांधी जो हैं वो देश में हो रही हिंसा से बहुत दुखी थे। पूरे देश में हिंसा हो रहा था, मार काट, बलात्कार, हत्या, ठीक है, एक तरह जबरदस्ती शादी महिलाओं की, ये सभी जो समस्याएं हैं इनसे महात्मा गांधी जी बहुत ही दुखी थे, निराश थे। वो उन दिनों जो है कलकत्ता गए थे और उन्होंने हिंसा को रोकने के लिए अपील की थी। उन्होंने कहा था कि हिंसा रोक दो, हिंसा रोक दो, बहुत अपील किया उन्होंने। फिर वो गांधी जी जो हैं वो दिल्ली आ गए थे। फिर उन्होंने जो है 1948 में उपवास रखा। ठीक है, उपवास रखा था उन्होंने कि सोचा था कि हिंसा जो है वो खत्म हो जाएगी, मैं उपवास रखता हूँ। उन्होंने उपवास रखा और हिंसा जो है वो खत्म हो गया, थोड़ा बहुत कम हो गया और तनाव जो है वो कम हो गया, यानी हिंसा थोड़ी बहुत रुक गई। लेकिन एक बहुत ही दुखी बात उस समय हो गया था, बहुत ही गलत चीज हो गया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने जो है महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी। ये जो फोटो आप देख रहे हो ये महात्मा गांधी जी की हत्या की गई है 30 जनवरी 1948 को। डेट आप याद रखना हत्या का, ठीक है। तो उस समय जो है नाथूराम ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी। ये बहुत ही गलत काम हुआ। इन्होंने देश को आज़ाद कराया लेकिन इनकी हत्या की गई। अब हत्या क्यों की गई कि नाथूराम विनायक गोडसे जो है वो थोड़ा सा नाराज था। ठीक है, उन्होंने ये जो महात्मा गांधी जी थे ये अहिंसा को एक तरह से फॉलो करते थे। ठीक है, इन्होंने मुस्लिम को दूसरे देश में भेजा। इन्हीं सब कारण से जो है ये नाथूराम विनायक गोडसे दुखी था, तो उसने जो है गोली मार के हत्या कर दी। और हत्या के बाद जो महात्मा गांधी जी थे वो ऐसे थे, उसी दिनों का ये माहौल है। ठीक है, इनकी मृत्यु हो चुकी है, सभी लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, और ये आप फोटो देख सकते हो, ये नाथूराम का है, इसी ने जो है हत्या करी थी। और बाकी नाथूराम विनायक गोडसे का नाम यही। और फिर जाके कुछ वर्ष बाद 1947 के बाद जो है 1950 को संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तब जाके जो है भारत का संविधान बना था कि ये रूल रहेगा, ये फॉलो करेंगे। ठीक है, ये सभी चीज बने थे। फिर जाके 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया। और संविधान का कुछ फोटो आप देख सकते हो इस प्रकार से। और इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे, इतने समय लग गए थे संविधान को बनाने में। और ये जो संविधान है ये संविधान सभा ने बनाया था। और आप जो है मैं आपको बता देता हूँ, हिस्ट्री का आधुनिक इतिहास का जो बुक है उसका 15वां चैप्टर है जिसका नाम है संविधान का निर्माण, एक नवीन युग की शुरुआत। उसमें आप पूरा संविधान के बारे में पढ़ोगे कि संविधान कैसे बना, ठीक है, क्या क्या बहस थी उसमें, ये सब आप उसमें पढ़ोगे। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट 1 है इस चैप्टर का ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सभी चीज़ समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी चैप्टर है ये। आगे के जो हमारे टॉपिक बच जाते हैं वो टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, यानी पार्ट 2 में। ठीक है, उसको आप देख लेना, जल्द ही मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ काम करना है। क्या काम करना है? अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और दूसरा काम आपका है कि बेल आइकन पे क्लिक, पहला आपको सब्सक्राइब करना है, दूसरा बेल आइकन पे क्लिक करना है। ठीक है, वीडियो कुछ लंबा हो गया होगा। और तीसरा आपका काम है शेयर करना। ये 3 काम आप करोगे तो आपका बहुत फायदा है। ठीक है, व्यू आएंगे तो हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ेगा, हम मोटिवेट होंगे, वीडियो बनेंगे और आपका कोर्स जल्दी ही समाप्त होगा। तो आप वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, तो अपने अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।